गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, नाउ अगेन आई एम हियर फॉर टू यू। और आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से हम लोग अपनी मयूर पंख पुस्तक का पाठ 11 जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं, है ना। अगर आप में से जिन बच्चों ने मेरे साथ क्लास अटेंड की है उन्होंने जाना होगा कि हमने अपने इस नए वाले पाठ में स्वामी जी की पाती, इसमें जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके द्वारा जब वो बाहर अपने भ्रमण पर गए थे विदेश में, वहाँ से संयुक्त राज्य अमेरिका से उन्होंने एक पत्र यहाँ पर अपने मित्र शशि को लिखा था और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने वहाँ की जलवायु, वहाँ के खान पान, वहाँ की रहन सहन, वहाँ के लोगों के विचार उनके बारे में लिखा था, उनकी जानकारी दी थी। फिर वहीं से उन्होंने हमारे देशवासियों के लिए, अपने मित्र के लिए कुछ बातें लिखी थी, कुछ अच्छे संदेश भी लिखे थे और ये सब कुछ हमने उनके द्वारा दिए गए प्रकाशित इस पत्र में पढ़ा था। चूँकि महान व्यक्ति के जो विचार होते हैं वो भी बहुत महान होते हैं, संदेश भी उतने ही प्रेरणादायक होते हैं, है ना। आप सोच सकते हैं जिस व्यक्ति को देश के नहीं विदेश के लोग भी अपने यहाँ आमंत्रित करते थे कि आप आइए और आपके जो विचार है वो हम सब लोगों के साथ बांटिए, तो वो कोई साधारण इंसान तो नहीं होंगे और हम बहुत भाग्यवान हैं, लकी रहे कि वह व्यक्तित्व हमारे देश में थे, हमारे बीच रहे और हमें उनके अच्छे विचारों का आशीर्वाद मिला है। तो हमने ये जाना था कि व्यक्ति को जब तक उसका लक्ष्य हासिल ना हो जाए रुकना नहीं चाहिए, कभी भी अपने सपने का पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, सतत मेहनत करते रहनी चाहिए, अपने विचारों में दिन प्रतिदिन नयापन लाना चाहिए और हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। हमारे आसपास जो लोग स्वार्थी भरे हुए हैं या जो लोग अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए, उनसे हमें ज़्यादा मोह नहीं लगाना चाहिए और कभी भी हमें फ्री नहीं रहना चाहिए, हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए कुछ न कुछ। और जब भी आप कुछ करें तो उसमें यह भावना रखें कि वह सभी के लिए हो, सभी के कल्याण के लिए हो, अपने देश समाज के निरंतर उन्नति के लिए, प्रगति के लिए हमें सहायता करती रहनी चाहिए, है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको आरंभ करते हैं। चलिए सभी लोग अपनी पेंसिल और अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। हमारी पुस्तक तो ओपन है, तो आप लोग भी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 78 और पेज नंबर 79 निकाल लीजिए बेटा, ठीक है। चलिए कैसे, पहला अभ्यास प्रश्न दिया गया है सही विकल्प का। सही विकल्प में हम लोग क्या करेंगे, वाक्य को पढ़ेंगे और उसके सामने जो सही विकल्प 3 दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर है उसे चुनकर सही का निशान लगा देंगे। यह पत्र इस वर्ष में लिखा गया था। ये जो लेटर हमें पढ़ने के लिए दिया गया है बेटा, तो उन्होंने पूछा है कि ये कौन से ईयर में लिखा गया था। चूँकि हमने पत्र पढ़ा था तो हमने ये भी जाना था कि पत्र के सबसे आरंभ में ही डेट और ईयर डला होता है। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, 1784, 1894 या 1984। तो आप अपने पत्र को देख सकते हैं कि ये 1894 में लिखा गया था, यानी कि ब वाला विकल्प सही है। इस तरह से ब वाले विकल्प के ऊपर बेटा सही का निशान लगा दीजिए सभी बच्चे। इसके पश्चात मद्रास की सब बातें स्वामी विवेकानंद को किससे पता लगी थी? शशि से नहीं, निरंजन से नहीं, तारक दादा से, है ना। ये आप लोग वो तारक मेहता वाले तारक दादा पर समझ लेना। ये तो आप लोगों के दिमाग में तारक शब्द सुनते से ही बस सीधा तारक मेहता का चश्मा ही चलता है। जी नहीं, ये उनके मित्र का नाम था। क्योंकि बंगाल में ऐसी थोड़ी सी प्रथा है कि जो हमसे बड़े या भाई होते हैं उनको दादा कह के पुकारा जाता है सम्मान के साथ में बेटा, ठीक है। अब देखिए ग नंबर पर हमें वाक्य दिया है, स्वामी जी ने न्यूयॉर्क के एक होटल के एक कमरे का दैनिक किराया
कितना बताया था? 2000? नहीं। 4000? नहीं। ना 2000 ना 4000, कितना था? 5000 तक का। तो स वाला विकल्प सही कर दीजिए सभी। ठीक है, फिर देखिए घ वाला विकल्प बेटा, सॉरी घ वाला वाक्य, स्पिनाक एक प्रकार का क्या है? जो हमने नाम लिया वो किस वस्तु का है? फल का नाम है? नहीं। साग या अनाज? तो स्पिनाक जो है वह एक हरी पत्तेदार सब्जी जो कि वहां पर खाई जाती है उसका नाम है। ठीक है, फिर निरंजन ने गरम कपड़े मांगे थे, अपने लिए, माँ के लिए या लाटू के लिए? तो हमारा सही विकल्प क्या है बेटा? स नंबर वाला, लाटू के लिए। वैसे आपकी पुस्तक में थोड़ा गलती से ब वाला ही विकल्प छप गया है बार बार, लेकिन हमें लास्ट वाला जो है लाटू वह लेना है। देखिए यहाँ पर ये स वाला जो है इसको आप लोग सही का निशान लगाएंगे। गलती से यहाँ पर भी ब और यहाँ पर भी ब छप गया है बेटा। इसके बाद मौखिक प्रश्न उत्तर है, तो मौखिक प्रश्न उत्तर हम मौखिक दे देते हैं। यह पत्र किसने किसके लिए लिखा है? 2, किसने? स्वामी जी ने। किसके लिए? शशि के लिए लिखा है। ठीक है, सेकंड ख नंबर का प्रश्न, पाठ के अनुसार यानी चैप्टर के अकॉर्डिंग धूमधाम से किसका महोत्सव या कौन सा महोत्सव हुआ था? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि रामकृष्ण महोत्सव बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ था। प्रश्न नंबर ग, हैल की पत्नी को स्वामी विवेकानंद क्या कहकर पुकारते थे? बड़े प्यार से वे उसे क्या कहते थे? माँ, है ना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, पत्र में विवेकानंद जी ने जो विचार लिखे उनके अनुसार कैसे लोगों को नरक में भी जगह नहीं है? बहुत सरल सी बात है। जो लोग कैसे हैं बताओ? आलसी हैं, आराम तलब हैं, स्वार्थी हैं, ऐसे लोगों के लिए नरक में भी जगह नहीं है बेटा। ठीक है, अब हमें उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। तो रिक्त स्थान के लिए हमें 2 शब्द भी दिए गए हैं। चलिए हम लिख लेते हैं। क, एक्सरसाइज नंबर 4 का क रिक्त स्थान पढ़ रहे हैं हम। बस यही यहाँ का रिक्त स्थान है, बस यही यहाँ का रिक्त स्थान है। इतिहास या भूगोल? कोई बता सकता है हमें कि यहाँ का उन्होंने क्या बताया? इतिहास बताया या भूगोल बताया था? किसी ने पाठ को घर पे अच्छे ध्यान से पढ़ा या नहीं पढ़ा? पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था। क्यों? हमने तो जब रीडिंग की थी तो हमने बताया भी था कि उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, है ना। उन्होंने वहाँ के बारे में सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे वहाँ पर क्या होता है, कि क्या खाया जाता है, वहाँ कैसा मौसम होता है, वहाँ पर लोग कैसे होते हैं, तो उन्होंने ये भी तो बताया है। ये सारी चीज़ें उन्होंने उसके बारे में बताई हैं, तो हमें भी तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये वाक्य बस यही यहाँ का रिक्त स्थान है, तो इसमें हम शब्द लिख देते हैं इतिहास। ख नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ा मजेदार देश है, क्योंकि वहां का जो वेदर है वो बड़ा मजेदार है बेटा। ग नंबर, अमेरिका वाले रिक्त स्थान का उत्पादन नहीं करते। भोजन तो करेंगे, भोजन तो जरूरी है, वस्त्र आदि का उत्पादन नहीं करते हैं। घ नंबर,
स्वामी विवेकानंद रिक्त स्थान को 7-8 बार देख चुके थे। नियाग्रा फॉल को, है ना। न्यूयॉर्क तो बहुत महंगा था। ठीक है, फिर अभ्यास प्रश्न 5 में उन्होंने हमें कुछ वाक्य दिए हैं, उन्हें हमें सही क्रम में लगाना है बेटा। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली बार भी किया था, पहला वाक्य, दूसरा वाक्य, तीसरा, चौथा और ये 5 वाक्य उन्होंने हमें से दिए हैं। पहला वाक्य, यहाँ रुपए पैसे पानी की तरह खर्च होते हैं। ये सेंटेंस पाठ में तीसरे नंबर पर आया है। कौन से क्रम पर आया है? तीसरे क्रम पर आया है बेटा। ठीक है, पुस्तकें आदि है सही पर कीमत बहुत ज्यादा है। यह वाक्य चौथे क्रम पर आया है। मुझे पत्र लिखने का विशेष अवकाश नहीं मिलता। यह 5वें नंबर पर आया है क्रम में। तुम्हारे पत्र से सब विदित हुआ, ये पहले क्रम पर है। 4 घंटे में ही मौसम में इतना परिवर्तन, ये वाक्य कब बोला था? दूसरे क्रम पर। तो इस तरह से आप वाक्यों को उनके क्रम में लगा दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम इसकी भाषा की समझ आरंभ करते हैं। चलिए, इसके पश्चात हम भाषा की समझ करेंगे बेटा। तो भाषा की समझ में देखिए, हमें उन्होंने कुछ अलग अलग तरह के कार्य दिए हैं। क्रिया विशेषण निकालना है, कहीं मुहावरों के अर्थ हैं, कहीं पर्यायवाची हैं और कुछ नए शब्द भी बनाना है हमें, है ना। तो आप इस कार्य को व्यवस्थित रूप से कर लीजिए, फिर हम इसे यहाँ से हटा देंगे। भाषा की समझ, है ना। जब भी कोई कार्य करें तो उसे व्यवस्थित रूप से ही करें। अभ्यास प्रश्न 1 दिया है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हम लोगों ने अपने व्याकरण वाले भाग में ये जाना था कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, और अच्छे से हमने पढ़ा था कि क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। हमें यहाँ पर भी वाक्यों को पढ़ना है। क्रिया को पहले हम ढूंढ लेंगे और उस क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को चुन लेंगे। ठीक है, तो पहला वाक्य हम पढ़ें। देखिए बेटा, पहला वाक्य, हमें अब उठना होगा। उठने की क्रिया करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? अब, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसे अब कर दीजिए। घ नंबर देखिए, महापुरुष यहाँ शिक्षा देने आते हैं। महापुरुष शिक्षा देने आते हैं, क्रिया हो रही, लेकिन कहाँ? यहाँ। तो ये क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण। मैं जाता हूँ सम्मान ही पाता हूँ। मैं जहां जाता हूँ, जाने की क्रिया, लेकिन जहां जाता हूँ वहां सम्मान पाता हूँ।
ओके, बात समझ में आ रही है सभी को? क्रिया हो रही है लेकिन उसकी भी विशेषता है कि जाता हूं जाने की क्रिया, लेकिन जहां मतलब वो जगह जो थी वो स्पेशल हो गई, तो वो क्रिया विशेषण हो गया। ओके, वे हमारा आदर सत्कार भी करते हैं। क्रिया तो कर रहे हैं लेकिन कैसी? खूब करते हैं। तो ये जो शब्द है ये क्या हो गया आपका बेटा? क्रिया विशेषण। अंग वाला देखिए, कमर कस लो और कार्य में शीघ्र जुट जाओ। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला? कार्य में जुट जाओ, लेकिन कैसे? शीघ्र। रीतिवाचक हो गया है, तो ये हमने अपने क्रिया विशेषण वाले शब्द चूज कर लिए हैं बेटा। चलिए, इसके बाद में हमें मुहावरों के अर्थ लिखना है। मुहावरे किन्हें कहते हैं? कोई बता सकते हैं? इसके पूर्व वाले व्याकरण पाठ में हमने समझाया था कि मुहावरे किन्हें कहते हैं। फिर भी एक बार हम बता देते हैं कि भाषा में सुंदरता और सरसता, सरसता मतलब कानों को सुनने में जो मीठा लगता है उसे कहते हैं सरस। तो हमारी जो भाषा होती है उसमें सुंदरता और सरसता बढ़ाने के लिए या लाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं, जिनका अर्थ उनके शाब्दिक अर्थ से थोड़ा अलग होता है। जरूरी नहीं कि जैसा शब्द लिखा है उसका अर्थ वैसा हो। एक मुहावरा दिया है, कमर कसना। कमर कसना, इसका मतलब क्या होगा? कोई सा बेल्ट रस्सी लिया और कमर को अच्छा कस के बांध लो, हो गया कमर कसना? नहीं, कमर कसने का मतलब होता है पूरी तैयारी रखना, फुल प्रिपरेशन। जैसे अगर हम आपसे कहें कि बेटा आपकी परीक्षा आने वाली है, कमर कस लो, तो आप क्या बोलोगे? हाँ मैम, मैं बेल्ट ले आया और मैंने कमर कस ली है। अरे बेल्ट लगा के तो आप परीक्षा देने बैठते ही हो, फिर भी रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आता है हमारा? कमर कसने का मतलब होता है पूरी तैयारी के साथ काम को करना, या किसी काम के लिए पूरी तरह तैयार होना, या उसकी तैयारी को कंप्लीट करना। तो ऐसे शब्द जो दिखते कुछ हैं और उनका अर्थ जो होता है वो कुछ अलग ही गहरा निकलता है, ऐसे शब्दों या शब्दांश को या वाक्यांश को हम क्या कहते हैं? मुहावरे। कभी बहुत छोटे भी होते हैं जैसे कमर कसना, कुछ बड़े भी होते हैं जैसे आस्तीन का सांप होना, आस्तीन में सांप होना। मैम वो तो काट लेगा, कौन अपनी आस्तीन में सांप रखता है? नहीं, शब्द है आस्तीन में सांप या आस्तीन का सांप। जिस तरह आस्तीन आपके हाथ से जुड़ी है और सांप जो होता है वो जहरीला होता है, जिस तरह अगर आपके आस्तीन में सांप घुस जाए और आपको दिखाई नहीं दे लेकिन अंदर के अंदर चोट करता है, तो उसका अर्थ भी बिल्कुल वैसा ही निकल जाता है, छिपा हुआ शत्रु। जिस तरह आस्तीन में छुपा हुआ सांप आपको दिखाई नहीं देता लेकिन वो नुकसान पहुंचाता, उसी तरह आपके साथ में रहते हुए आपके साथ ही बुराई करने वाला जो दुश्मन या मित्र होता है वो हमें पता नहीं चलता है, उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? आस्तीन का सांप। यानी हमने तो उसको अच्छा मान के रखा हुआ और वही धीरे धीरे हमारा बुरा कर रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं बेटा और हम उनके अर्थ लिखेंगे। पहला मुहावरा है आंखों का तारा। मैंने उस दिन भी समझाया था, आंखों का तारा मतलब वो आंख में स्टार होना नहीं। आंखों का तारा मतलब जैसे हमें अपने आंख के अंदर हमारी जो ये बिंदु है, रेटिना या आप जो भी उसे कहते हैं, जो सफेद रंग का हल्का सा तारा जैसा, वो बहुत जरूरी होता है हमारी आंख के लिए। बिल्कुल इतना ही कोई प्रिय, इतना ही कोई आवश्यक हो तो वो कहलाता है बहुत प्रिय होना, बहुत प्यारा होना या बहुत प्रिय होना, है ना। बच्चे अपनी मम्मी पापा की आंखों के तारे होते हैं ना। एक मिनट भी उनको अपनी आंखों से ओझल नहीं होने
होने देते हैं पेरेंट्स? कोई होने देता है क्या? झगड़े की जड़, झगड़ रहे हैं दो लोग और उसमें जड़ कहाँ से? जड़ तो मैम पेड़ के अंदर होती है, पेड़ के नीचे वाले हिस्से को कहते हैं। दो लोगों के झगड़े में पेड़ की जड़ कहाँ से आई? जड़ का मतलब होता है जिस तरह पूरा इतना बड़ा पेड़ एक जड़ में या जड़ के ऊपर टिका होता है, उसकी जड़ इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह किसी भी झगड़े का जो मुख्य कारण होता है वो ही तो इम्पोर्टेंट होता है। जब दो लोग लड़ते हैं हम क्या बोलते हैं? अच्छा झगड़े की जड़ क्या है वो बताओ। इसका मतलब आप दोनों जिस बात पे लड़ रहे हो वो मेन प्रॉब्लम, उसे हम कहते हैं मूल कारण, है ना। ग नंबर पर देखिए बेटा, कान पर जू न रेंगना। शी मैन कितना गंदा होता है वो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। कान पर जू न रेंगना, कौन अपने कान पे जू को चलने देता है? किसी को पसंद नहीं। कान और जू और उसका रेंगना, इसका क्या मीनिंग? सीधा सा असर है। जिसके सिर में ये बैक्टीरिया हो जाते हैं ना, तो उसके कान पे चले या कहीं पर भी चले उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से जब आप किसी को कुछ कहो और आपकी बातों का उस पर असर नहीं होता है तो हम ये मुहावरा कहते हैं कान पर जू न रेंगना। ठीक है, बात का असर न होना, असर न होना। ठीक है, ओके चलिए घ वाला, आस्तीन का साफ होना। मैंने अभी बोला था आस्तीन का साफ होना मतलब छिपा हुआ शत्रु या दुश्मन होना। कहने को तो मित्र है और काम कैसे कर रहा है? दुश्मन वाले कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग कह देते हैं आस्तीन का साफ होना। ठीक है, इसके पश्चात है बेटा अभ्यास प्रश्न नंबर 3। हमें शब्दों के क्या करने हैं? पर्यायवाची लिखना है। क पत्र है तो पत्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? देखिए, एक तो होता है खत, दूसरा होता है चिट्ठी, और एक तो आपको पाठ का नाम ही दिया है, पाती दिया है ना। हाँ, पानी, पानी का पर्यायवाची हमने बहुत लिखा और पढ़ा है। सबसे पहले जल और दूसरा होता है नीर। ओके, पर्यायवाची मतलब उसी शब्द के अन्य नाम। कपड़ा, कपड़ा को एक तो हम वस्त्र भी कहते हैं और चीर भी कहते हैं बेटा। ठीक है, घ नंबर देखिए, घ वाले नंबर पर आपको दिया है सुबह। सुबह यानी कि वो प्रातः का समय, प्रातः या सवेरा। ठीक है, चलिए इस कार्य को यहां से हम हटा दें, आप लोग का अगर हो गया हो तो। अंतिम अभ्यास प्रश्न हमें दिया गया है बेटा, नए शब्द बनाइए, है ना। चलिए नए शब्द कैसे बनाएं? अलग अलग वर्ण दे दिए गए हैं, बीच में एक समान वर्ण दे दिया गया है, उनको हमें आपस में जोड़ना है और एक नया शब्द बनाना है। जैसे देखिए ये दिया है बी और बी, भो और नी, र और न, और इनके बीच में एक वर्ण दिया है ज। इन वर्णों को
इधर दिया है वे, इधर दिया है रक, इधर दिया है स और इधर दिया है न, और बीच में आपको वर्ण दिया है ट बेटा। ठीक है, चलिए तो हम नए शब्द बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना उसे कहते हैं। भोजन, भोजन, रजनी, रजनी, रजनी मतलब रात। ठीक है, भोजन, रजनी, बिजली। बन गए आपके पास 3 नए शब्द। उसी तरह अब हम यहां जोड़ेंगे बेटा। ठीक है, पहला चेतना, वेतन, वेतन मतलब सैलरी। सतर्क, सतर्क मतलब अवेयर। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके अलावा इन वर्णों को एक दूसरे से और कहीं गलत जोड़ेंगे भी तो शब्द नहीं बन पाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपने गलती की। जैसे वेतर्क, उसका मतलब नहीं होता। वेतना, उसका भी अर्थ नहीं होता। चेतन हो सकता है लेकिन फिर आपके अगले शब्द के लिए तो वर्ण ही नहीं है। सतना, शहर का नाम हो गया है। तो हमें जितने वर्ण दिए हैं उन्हीं को आपस में प्रयोग करना है और क्या कर देंगे, हम उसका एक सही शब्द बना लेंगे। ओके, चलिए तो हमारा ये कार्य आज यहीं समाप्त हो रहा है। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, इस पाठ के प्रश्नोत्तर लेखन का कार्य करेंगे जो हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो अगली बार हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए कार्य के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए दिन पर। तब तक के लिए आप लोग अपने इसी कार्य को दोहराते रहिए, याद करते रहिए और घर पे रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। बाय बाय।